बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। ये हमारे चैप्टर नंबर 6 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आपको पता होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है। जिस तरह से आप लोगों ने प्रोटीन पढ़ा था, लिपिड पढ़ा थे, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड भी इम्पोर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे हमने कहा था कि अमीनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है, इसी तरह से हम कह रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड के बायोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एक यूनिट बनता है, दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास है वो 3 मेन कंपोनेंट से मिलके कंपोज हुआ है। फर्स्ट वन इज़ पेंटोज शुगर, यानी कि शुगर के मॉलिक्यूल। नाइट्रोजिनस बेसिस हैं आपके पास, और आपको पता है पेंटोज शुगर ये जो आपके पास है, ये राइबोस और डीऑक्सी राइबोस का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपके पास डीएनए और आरएनए की बात की जा रही है। राइबोस मीन आरएनए और डीऑक्सी मीन आपके पास डीएनए। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन के लिए जो डीएनए है उसकी फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लिक एसिड ज़रूरी है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के लिए ज़रूरी है, और न्यूक्लियोटाइड में हमेशा 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट आप पढ़ चुके हैं पेंटोज शुगर, यानी कि 5 कंपोनेंट शुगर, डीएनए और आरएनए के लिए राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। सेकंड वन इज़ नाइट्रोजिनस बेसिस, यानी कि एडेनाइन, गवानाइन, साइटोसाइन एंड थायमाइन। ठीक है, उसके बाद आपके पास थर्ड कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट ग्रुप कंप्लीट क्या बनाएगा, PO4। ये आपके पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। तब जाके एक कंप्लीट आपके पास न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, अब ज़रा हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो देखें, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपके पास पेंटोज, यानी कि 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और दरमियान में आपके पास क्या लिखा लगा हुआ है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या है, P यानी कि फॉस्फेट ग्रुप है, और ये जनरल स्ट्रक्चर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। और देखिए यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजिनस बेसिस है। ठीक है, और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर। पेंटा मीन्स 5 साइड्स हैं इसकी, और हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6 साइड्स वाला। ठीक है, यानी कि ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस लगी हैं, एन और एन का मतलब क्या है, नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये क्या है, पेंटोज, ये शुगर का मॉलिक्यूल। उसके बाद देखिए 3 स्ट्रक्चर आपके कंप्लीट हो गए, एक न्यूक्लियोटाइड का जनरल स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए आपके पास सबसे पहले हो गया फॉस्फेट का ग्रुप। ठीक है, उसके बाद ये पेंटोज आपके पास क्या था, शुगर। उसके बाद एन बेसिस क्या है, नाइट्रोजिनस बेसिस। तब जाके आपके पास एक क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल, दैट इज़ अ जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, 2 टाइप के न्यूक्लियोटाइड हम लोग पढ़ने लगे, न्यूक्लिक एसिड्स, दैट इज़ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा डीएनए की तरफ। डीएनए इज़ मेड अप ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, मीन्स डी ऑक्सी राइबो, यानी कि डी, उसके बाद ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, राइबो मीन्स राइबो शुगर, एंड न्यूक्लियोटाइड्स। इन दिस न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर, यानी कि 5 शुगर मॉलिक्यूल्स, जो आपने पेंटोज अभी पढ़ा है वो क्या है, डीऑक्सी राइबोज है। ठीक है, वाइल द नाइट्रोजिनस बेसिस में बी एडेनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन एंड गवानाइन। क्लियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए है, उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला आपके पास शुगर का मॉलिक्यूल पेंटोज, जिसको आप लोग क्या बोल देते हो, ये डीऑक्सी है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज है। उसके बाद आपके पास एन, यानी कि डीऑक्सी का मतलब क्या हो गया, शुगर के मॉलिक्यूल, एन का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ए क्या है, एसिड न्यूक्लियोटाइड। फिर जाके एक डीएनए का स्टैंड बनेगा। उसके बाद देखिए, इन 1953 यूएस बायोलॉजिस्ट, डेटा आपने याद रखनी है, इन 1953 यूएस जियोलॉजिस्ट जेम वाटसन, यानी कि 2 साइंटिस्ट थे, जेम वाटसन, एंड ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, यानी कि इस जो मॉडल है, ये जो आपके पास डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसका नेम क्या है इस मॉडल का, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, 2 डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम पे ही इसका नेम रखा गया इस मॉडल का, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। प्रोपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, इन्होंने क्या बताया था, डबल हेलिक्स डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए, इन 1962 जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, अपने ये अच्छे तरीके से ब्लॉक याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए, कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था कि वो डबल हेलिक्स है, यानी कि इसका 2 स्टैंड्स है। फॉर एग्जांपल इस तरह से, और एक स्टैंड दूसरी साइड से बन रहा है, तो यानी कि ये क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब देखें डीएनए, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस मॉडल के, जिसको हम स्टडी करने लगे हैं। डीएनए इज डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल,
ठीक है। डबल हेलिक्स मतलब क्या हुआ, इसका डबल स्टैंड है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। 2 स्टैंड्स है किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है, आपके पास 3 मेन कंपोनेंट्स है। शुगर का कंपोनेंट है आपके पास, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट है, ठीक है। हर स्टैंड के किसका मिलके बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का। उसके बाद बोथ स्टैंड आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस किया हुआ है एक दूसरे को, ठीक है। द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ वन स्टैंड मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद द नाइट्रोजनस बेस ऑफ द ऑपोजिट स्टैंड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कहते हो AT यानी कि एट और GC, ये 2 स्टैंड है, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थायमिन आपने पढ़े हैं। अब देखिए एडेनिन का स्टैंड बनेगा किसके साथ, T के साथ यानी कि थायमिन के साथ। अब इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड होगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस आपके पास क्या है, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थायमिन। तो इनके जो स्टैंड्स के दरमियान में बॉन्ड है जो इनको एक दूसरे के साथ अपोजिट स्टैंड्स को जोड़ के रखेगी, वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ज़रा हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखें आपके पास है डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल है, ये कंप्लीट, ठीक है, जिसमें ये पेंटोज शुगर, ये दरमियान में फॉस्फेट ग्रुप और ये आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस है। अब देखिए A और T एक दूसरे का स्टार्ट, ये आप लोगों ने याद रखना, ये सीक्वेंस कभी भी आपने खराब नहीं करनी। हमेशा एडेनिन के साथ कौन पेयरिंग करता है, थायमिन। G के साथ कौन, साइटोसिन के साथ कौन पेयरिंग करता है, गवानिन, ठीक है। और एडेनिन और थायमिन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड होती है हाइड्रोजन की, जबकि GC के दरमियान में या CG के दरमियान में आपके पास डबल बॉन्ड होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए एट और GC सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर GC डबल बॉन्ड एट TA, यानी कि अगर इनके सीक्वेंस आगे पीछे भी हो सकती है, A की जगह T भी आ सकता है, T की जगह A भी आ सकता है, लेकिन A की जगह C या G नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद ये एक पूरा जो आपको सर्कुलर फॉर्म में नज़र आ रहा है, ये कंप्लीट एक आपके पास न्यूक्लियोटाइड है। अब ये देखेंगे आपको 2 डिफरेंट स्टैंड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। DNA का मतलब क्या होता है कि 2 आपके पास डिफरेंट स्टैंड है और इन्होंने देखे एक दूसरे को क्या किया हुआ है, क्रॉस किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये डबल हेलिक्स है, ये एक दूसरे को इन्होंने कॉइल किया हुआ है। अब आपके पास ये देखें रेड आपको शो कर रही है कि एट है, यानी कि एडेनिन थायमिन है, और ये जो आपको येलो कलर में नज़र आ रही है वो एडेनिन है, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे के साथ पेयरिंग की हुई है और ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जिससे वो जुड़े हुए हैं, ये किस बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद देखें ये आपको क्लियर बता दिया गया है, फर्स्ट स्टैंड आपके पास क्या है, सेकंड स्टैंड भी आपके पास है, दोनों आपके पास मिलके तो एक DNA का मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। साइटोसिन को शो किया गया ब्लू के साथ, गवानिन को ग्रीन के साथ, एडेनिन येलो एंड थायमिन इट्स डिनोटेड बाय रेड कलर। इसके बाद नेक्स्ट इसका पॉइंट है इंपॉर्टेंट, द पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इज स्पेसिफिक, ठीक है। आपको मैंने भी बताया, आप लोगों ने इसकी सीक्वेंस खराब नहीं करनी। पेयरिंग जो है नाइट्रोजनस बेसिस की वो स्पेसिफिक है, ठीक है। एडेनिन का जो एक स्टैंड है वो पेयरिंग किसके साथ करता है, थायमिन के साथ। आपने याद रखना है एट, ठीक है, यानी कि एडेनिन और थायमिन क्या है, एट। तो वाइल जो साइटोसिन है GC यानी यहाँ CG, वो क्या होती है, एक दूसरे के साथ पेयरिंग करती है। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एडेनिन और थायमिन के दरमियान है, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें, साइटोसिन एंड गवानिन, सिंगल और डबल, फिर उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन क्या होता है DNA का। DNA कंटेन्स हेरिडिटी मटीरियल। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन या हेरिडिटी मटीरियल का मतलब क्या होता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके एंसेस्टर से बिलोंग करती है, ठीक है। हेरिडिटी का मतलब होता है विरासत, जो आपको आपके फोर फादर्स यानी एंसेस्टर से मिली होती है, तो DNA वो कंटेन करती है। फॉर एग्जांपल समटाइम आप लोगों के जो कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपके मदर या फादर्स की जगह किससे मैच करते हैं, समटाइम ग्रैंडफादर से मैच करते हैं, ग्रैंड मदर से मैच करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये हेरिडिटी मटीरियल। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कुछ के हेयर्स लॉन्ग होते हैं, वो आप लोगों को क्या होता है, विरासत में मिले होते हैं, वो आपकी हेरिडिटी होती है, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के ऊपर। दिस सीक्वेंस डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड, ये जो आपके पास सीक्वेंस होगी न्यूक्लियोटाइड की, ये किसको डिटरमाइन करेगी, ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अमीनो एसिड मिलेंगे तभी आपके पास प्रोटीन होगी, ठीक है। पहले अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर उसके बाद प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। दिस सेगमेंट ऑफ DNA इन विच
सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब आपके पास जो डीएनए, डीएनए के कितने सारे पार्ट्स होते हैं, यानी कि सेगमेंट्स का मतलब क्या है, पार्ट्स। वो सारे पार्ट्स के ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी न्यूक्लियोटाइड की, जो आपके पास प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे, दैट इज़ पॉलीपेप्टाइड चेन। और क्या बना देंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब क्या है, या पॉली मीन्स मैनी एंड पेप्टाइड्स मीन्स प्रोटीन की चेन है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताया कि डीएनए क्या है, एक हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर स्पेसिफिक सीक्वेंस की न्यूक्लियोटाइड होगी, और यही न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस आगे से अमीनो एसिड्स के ऑर्डर को डिटरमाइन करेगी। अमीनो एसिड्स नेक्स्ट मिल के प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे, और प्रोटीन से आपके पास बन जाएगी पॉलीपेप्टाइड्स चेन। ठीक है, और जिसको आप लोग क्या कहोगे, जीन। ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होगा एक बार बन रहा है, उसी से अब दूसरा स्टैंड बनना शुरू होगा। अभी आपके पास एक सिंगल स्टैंड बन रहा था, अब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डीएनए इज पास फ्रॉम, अब क्या है आपके पास, जब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन क्या होगा कि जो डीएनए वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होगा, और इस तरह से डीएनए के पास अपनी अपनी एक हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट हो जाएगी, और वो उसकी बॉडी का पार्ट बन जाएगी। ठीक हो गया, तो ये था आपके पास फंक्शन ऑफ डीएनए, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए डीएनए क्या है, तो वो एक हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है जो आपके एंसेस्टर्स या फोरफादर से आपको मिलती है। ठीक है, ये डिफरेंट इसमें करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये बेस किस पे करती है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे। न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस अमीनो एसिड की को सीक्वेंस करता है, फिर अमीनो एसिड से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और जब बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाते हैं तब आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन जाती हैं। ठीक है, और इसी तरह से डीएनए के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, स्मॉल पार्ट को जो उसका सेगमेंट होता है उसको जीन बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए या स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। उसके बाद देखें राइबोसोमल आरएनए। अब देखें राइबोसोमल आरएनए आपके पास क्या है, सिंगल स्टैंड, जबकि आपने डीऑक्सी राइबो को क्या पढ़ा था, ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जबकि आरएनए क्या है, सिंगल स्टैंड। इट्स स्टैंड कंसिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी नहीं है, अब क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड कंटेन राइबोस शुगर, सेम वैसे ही इंस्टेड ऑफ डीऑक्सी, यानी कि अब आपके पास राइबोस शुगर होगी, डीऑक्सी राइबोस नहीं होगी। इन राइबोन्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेसिस में बी एडेनिन। अब यहाँ पर छोटा सा चेंज आ रहा है आरएनए में, पहले आपके पास एट था, अब क्या होगा, ए यू। ठीक है, थायमिन की जगह क्या आके आपके पास अटैच हो जाएगा, यूरासिल। ठीक है, यही एक मेन कॉमन डिफरेंस है आपके पास डीएनए और आरएनए में। पहला डिफरेंस क्या हो गया कि जो डीएनए वो डबल स्टैंड है, जो आरएनए वो सिंगल स्टैंड है। सेकंड डिफरेंस क्या हो गया कि जो आपके पास डीएनए था उसके अंदर डीऑक्सीराइबोस थे, अब आपके पास क्या है, राइबोस न्यूक्लिक शुगर्स। ठीक है, थर्ड डिफरेंस क्या आ गया, एडेनिन, थायमिन की जगह एडेनिन क्या करेगी, यूरासिल के साथ अपने बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, और बाकी सेम वैसे ही रहेगा। देयर आर 3 टाइप ऑफ आरएनए, आरएनए की आपके पास 3 टाइप्स हैं। तो ज़रा सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर भी ज़रा देख लेते हैं। ये देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पर सिंगल स्टैंड डीएनए। ठीक है, ये सिंगल स्टैंड के साथ एक और स्टैंड की अगर फॉर्मेशन हो जाती है तो ये आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, ये साइटोसिन है, ये यूरासिल है, फिर गवानिन है, फिर क्या है, एडेनिन, यानी कि यहाँ पर आपका टी की जगह क्या अटैच हुआ है, यू, यानी कि यूरासिल। ठीक है, उसके बाद 3 टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली है मैसेंजर आरएनए। क्या है, मैसेंजर आरएनए। अब देखिए मैसेंजर आरएनए क्या करती है, मैसेज से आपको पता चल रहा है, ये मैसेज कन्वे करेगी। ठीक है, मैसेज कौन सा होगा, आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या करती है, कैरी करती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से टू दी राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स में, और फिर इस तरह से क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होना शुरू होगी, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर भी आप राइबोसोम की बात करते हो इसका मतलब है कि आप लोग बात कर रहे हो प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है, मैसेंजर आरएनए का क्या मतलब है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, कहाँ से, डीएनए से, फिर उसके बाद राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करता है ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है ट्रांसफ़र आरएनए, यानी कि टीआरएनए। अब टीआरएनए का मतलब क्या है, ट्रांसफ़र करती है। अब आपके पास प्रोटीन्स आ गई, प्रोटीन्स का मतलब क्या है, यहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी किसकी, अमीनो एसिड्स की। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को राइबोसोम की तरफ, ताकि वो इंश्योर करवाए कि आपको पता है कि जैसे जैसे अमीनो एसिड्स का नंबर चेंज होंगे वैसे वैसे प्रोटीन की फॉर्म्स भी चेंज हो जाएंगे। इस तरह से क्या करेगा, जो स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड के सीक्वेंस है वो ट्रांसफ़र आरएनए डिसाइड करेगा, ताकि आपके पास एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाए।
ठीक है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ। उसके बाद जो लास्ट इसकी टाइप है वो है राइबोसोमल आरएनए यानी rRNA, कंस्टिट्यूट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। अब क्या करेगा, आपको पता है राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट कौन बनाएगा, rRNA। दैट इज़ द सेलुलर मशीनरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आपको पता है जब स्मॉल और लार्ज सब यूनिट दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तब प्रोटीन सिंथेसिस बना लेते हैं। जितनी आपकी बॉडी की नीड होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, उसकी फॉर्मेशन के बाद दोनों जो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट है वो एक दूसरे के साथ डिटैच हो जाते हैं, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं। और इस तरह से क्या करते हैं, आपके पास तीनों RNA जो हैं आपके पास डिसाइड करते हैं कि उन्होंने सेकेंड वाला स्टैंड कैसे बनाना है प्रोटीन के सिंथेसाइज के थ्रू। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।